नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। स्वदेश आर की शुरुआत करेंगे यूएस महंगाई के आंकड़ों के साथ। दरअसल यूएस में इन्फ्लेशन के आंकड़े आ चुके हैं जिनमें राहत देखने को मिली है। यूएस महंगाई 9.1% से घटकर 8.5% पर पहुंच गई है, जो कि मार्च के स्तर तक जा पहुंची है। इस राहत के बाद हमने देखा अमेरिकी बाजारों में भी बहार देखने को मिल रही है। तो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ शिकागो से जुड़ रहे हैं एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह। अनुराग, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी अच्छे आंकड़े यहाँ पर बाजार को उम्मीद थी 8.7% तक की, यहाँ पर 8.5% पे ये आंकड़ा आया है। सबसे पहले मैं आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूँगा, कितना अच्छा या बुरा है ये आंकड़ा? सौमित्र, नमस्कार। देखिए, डेटा तो अच्छा है और जिसको कहते हैं कि अभी फेड की सितंबर मीटिंग से पहले 2 डेटा पॉइंट्स हमारे पास आने हैं। तो आई थिंक उसके हिसाब से ये डेटा एटलीस्ट एक पॉजिटिव इंडिकेटर ये है कि एटलीस्ट पिछले 9.1 के मुकाबले अब ये जब सिग्निफिकेंटली डाउन हो गया है, तो ऐसा लग रहा है कि अब अगले डेटा पर उम्मीद है। अगर वो डेटा भी नेक्स्ट मंथ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त अगर रीजनेबल आता है, तो फिर फेड शायद 0.75% की हाइक ना करके अबाउट 50 बेसिस पॉइंट की हाइक पर सस्टेन करेगा, जो कि मार्केट्स के लिए अच्छा है। तो शॉर्ट टर्म में आई वुड से सौमित्रा गुड न्यूज है, एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि लेस बैड न्यूज है। हाउएवर आई थिंक इसमें कुछ चिंता के पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। ये आपसे जानना चाह रहा था कि ऑन द फेस ऑफ इट तो ये आंकड़े अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन कई सारे इसमें एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करते हैं। कच्चे तेल के दाम पिछले कुछ समय में काफ़ी कम हुए हैं, वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। आपके हिसाब से कौन कौन से और वो फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमने ये सॉफ्टनिंग देखी है इन्फ्लेशन डेटा में? तो लार्जली देखिए, फूड एंड फ्यूल में थोड़ा ड्रॉप आया है, देखिए, और वो सबको दिख रहा है, और पंप प्राइसेस में फॉल हुआ है। वो अगले महीने भी वो हमें असिस्ट करेगा। लेकिन जैसे कि फेड रिपीटेडली कहता है कि हम कोर इन्फ्लेशन पे ध्यान देते हैं कंपेयर टू कोर इन्फ्लेशन। बेसिकली वो 20% कंट्रीब्यूशन जो फूड एंड फ्यूल से आता है वो माइनस कर देता है इसमें। तो लार्जली 80% जो है वो कोर इन्फ्लेशन होता है। वो 5.6% पे आया है वर्सेस एस्टिमेटेड 6.1 था, तो थोड़ा ड्रॉप वहां भी है। बट सौमित्र, वो उसमें फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं, तो उसमें इतना सिग्निफिकेंट ड्रॉप नहीं है जिससे हम बहुत खुश हों। और जैसे कि एक और डेटा पॉइंट है कि अबाउट सीपीआई का 1/3 विच इज अबाउट 33% रेंट एंड ओनर्स इक्विवेलेंट रेंट से आता है, विच इज बेसिकली जो आपका हाउसिंग का कंपोनेंट है। तो जो हाउस ओन करते हैं उनका भी रेंट इक्विवेलेंट क्या है, वो स्टिकी है और वो नीचे नहीं आता इतना इजीली, और वो अभी भी परसिस्टेंट बना हुआ है। तो सौमित्रा, अभी फिर आगे की बैटल ये कि अभी बैटल फेड की खत्म नहीं हुई है। उसमें एक ठहराव जरूर आ गया होगा, लेकिन जब तक वो रेंट इन्फ्लेशन एंड होम इन्फ्लेशन नीचे नहीं जाएगा, तब तक वो इन्फ्लेशन ओवरऑल लेवल पे, देखिए, हम 8 8.5 पे आ जाएं, लेकिन इकोनॉमी का टारगेट तो 2% का है, तो अभी और काम बाकी है। बिल्कुल, अगला सवाल ऐसा लगता है कि आपने मेरे मन में पढ़ लिया, क्योंकि फेड का जो टारगेट है वो 2% के आसपास तक का है। वही मैं आपसे जानना चाह रहा था। और जो पॉइंट्स आपने अभी बताए हैं इतना इजीली, चाहे वो होम ओनरशिप हो या फिर फूड इन्फ्लेशन हो, ये सब इतनी इजीली कम होने वाला है नहीं। तो फेड के पास तो एक ही चारा है कि वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट को मैनेज कर सकता है। क्या और स्टेप्स अभी हो सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर जो फैक्टर्स हैं, चाहे क्रूड प्राइस हो जो जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्या वो फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण हम उम्मीद करें कि यूएस इन्फ्लेशन कम होगा? एक बड़ा फैक्टर ये रहता है हमेशा कि हम लोग इंडिया में इसलिए भी ज्यादा देखते हैं क्योंकि काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है यूएस का डेटा, और यूएस से जो फंड फ्लो होता है वो कैसे ये कम हो सकता है। 2% जो फेड का टारगेट है वहां तक पहुंचने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? हाँ, तो देखिए, एक तो वाइल 2% का टारगेट है, लेकिन ये 2023 के अंत तक का टारगेट फेड ने बोला है कि 2% पहुंचेंगे। तो अभी भी इसमें एक 1.5 साल का रनवे है उनके पास में। तो ये देखिए, ये समय बहुत जरूरी है। जैसे कि यूके सेंट्रल बैंक ने कहा कि वो 2025 में पहुंचेंगे 2% पे, तो उन्होंने तो बहुत ही लंबा रनवे ले लिया अपने लिए।
तो सारी बात तो समय की ही है। अगर आप उसको और समय दे देते तो आई थिंक फिर आपके पास में एक जो एक्सटेनियस फैक्टर्स आते हैं उनको कूल ऑफ करने का भी समय मिलता है। तो एक तो ये व्यू हुआ सौमित्रा। दूसरा ये हुआ कि देखिए अगर कल ऑयल में फिर से कोई स्पाइक आ जाए जो फेड कंट्रोल नहीं करता तो ये तो फिर वापस वहीं पहुंच जाएगा। तो फेड को जो स्टेप्स उठाने हैं वो कोर इन्फ्लेशन कम करने में उठाने हैं, और जिसकी हमने बात की कि वो अभी उसमें बहुत ब्रेकडाउन नहीं दिखाया। देखिए मंथ ओवर मंथ फ्लक्चुएशंस डेसिमल्स हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर के लिहाज से वो इन्फ्लेशन तो 6.1 बोले या 5.9 बोले, वो तो एक सिग्निफिकेंटली हाई इन्फ्लेशन है। तो मुझे लगता है सौमित्रा, आई थिंक देखिए, और तीसरा आपने सरकार की बात की, देखिए गवर्नमेंट तो इलेक्शन मोड में है, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, और ये हिंदुस्तान के मिड टर्म इलेक्शन से डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पे पूरी पार्लियामेंट फिर चेंज हो जाती है उस इलेक्शंस में। और अगर रिपब्लिकन्स वापस आ जाते हैं तो फिर डेमोक्रेट्स कोई काम भी नहीं कर पाते, प्रेसिडेंट सिर्फ एक स्टैंपिंग प्रेसिडेंट बन जाता है, तो वो इलेक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट तो जो भी स्टेप्स उठा रही है वो बेसिकली इन्फ्लेशनरी ही है। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में 1-2 एक्ट्स पास करवाए हैं, लेकिन वो सारे इन्फ्लेशनरी हैं। तो फेड को अभी कंटिन्यूसली ट्रैक पर रहना होगा सौमित्रा, जैसा कि पॉवल साहब कह रहे थे कि बैटल अभी जीती नहीं गई है और ये कंटिन्यूसली पैथ पे रहना होगा। मेरा फियर ये है सौमित्रा, एंड आई एम स्टिकिंग माय नेक आउट, कि ये इतना बिना रिसेशन के निकलेगा नहीं। रिसेशन तो देखिए माइल्ड रिसेशन तो लग ही रहा है क्योंकि 2 बार से जीडीपी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन इसको और थोड़ा सिग्निफिकेंट फॉल चाहिए, क्योंकि सौमित्रा एक इसमें कैच ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट 3.5 पर बैठा है। अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट इतना लो है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता नहीं है। तो ये स्पाइरल वही तभी कंट्रोल में आएगा जब अनएम्प्लॉयमेंट अबाउट 4.5 से 5% पे जाए, और वो तब होगा जब रिसेशन आएगा, और तभी वेज इन्फ्लेशन में फॉल आएगा और उससे प्राइसेस भी पास ऑन नहीं होंगे। तो इस साइकिल थोड़ा लंबा है, फेड को इस पैथ पे चलना होगा और मैसेज देना होगा कि हम अभी रुकने वाले नहीं है जब तक ये 2023 के अंत तक 2% नहीं आता। तो अभी जर्नी बाकी है सौमित्रा। अनुराग, आपने जो बात कही उससे मेरे मन में एक सवाल और आया। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, आपका भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, और वो ये कि इस समय ग्राउंड सिचुएशन क्या है? आप वहां रहते हैं यूएस में, जब आप बाहर जाते हैं क्या आपको लगता है कि खाने की चीज़ें, आप सुपरमार्केट में गए तो वहां आपको लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं? जो आप टैंक फुल कराते थे पहले फ्यूल का अपनी गाड़ी में, उसके लिए अब आपको महीने के ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में ये इम्पैक्ट दिख रहा है। इंडिया में अब अगर मैं फ्यूल की बात ही करूं तो अगर मुझे अपनी गाड़ी का में पेट्रोल डलवाना है तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर मुझे पहले महीने के 2,000-2,500 देने थे तो अब मुझे उसको बढ़ाकर 3,500-4,000 रुपए इमेजिन करने पड़ते हैं। मुझे अपने लिए एक्स्ट्रा वो मार्जिन रखना पड़ता है। यूएस में सिचुएशन क्या है इस समय? क्योंकि रिसेशन की बातचीत हम लोग कर रहे हैं, कितना सीरियस वो है और कितना लंबे समय तक चलेगा आपको लगता है? तो सौमित्रा, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, और वही इसका कोर छुपा हुआ है कि जब तक अल्टीमेटली फेड क्या कोशिश कर रहा है, कंज्यूमर, देखिए इन्फ्लेशन है क्योंकि कंज्यूमर वो प्राइस पे कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में प्राइस टैक्स लगे हुए और कोई खरीद नहीं रहा है। तो कंज्यूमर प्राइस पे कर रहा है, दैट मीन्स कंज्यूमर कहीं ना कहीं से इनकम वो ला रहा है। $120 में जो $60 में मेरी कार में गैस टैंक फुल हो जाता था, $120 में हो रहा है, राइट। और ये तब है जब अभी रेट कम हुए हैं। ग्राउंड लेवल पर देखिए, अगर हम वॉलमार्ट, टारगेट और इन सब रिटेल हाउसेज में मैं एनेक्डोटली डेटा देखता रहता हूँ, देखिए इनका प्राइस राइज अभी भी चल रहा है। ये पब्लिकली कुछ भी कहें, ये प्राइस अभी भी बढ़ा रहे हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट असॉर्टमेंट पर बढ़ा रहे हैं। तभी मेरा सौमित्रा सेंस ये है कि ये ग्राउंड में और प्रॉपर्टी और रेंट में कोई फॉल नहीं आया है सौमित्रा। और वो तब तक नहीं आएगा जब तक एक एनवायरमेंट नहीं बनता कि देखिए अब रिसेशन आ गया है, खर्चे कम कीजिए। और इसीलिए मेरा सेंस सौमित्रा ये है कि ये मुझे कंट्रोल होता नहीं दिख रहा ग्राउंड पर। और ये थोड़ा बहुत हमें गुड न्यूज ऑफ एंड ऑन मिल जाती है, लेकिन ये हम तो पिछले इस साल तो देख ही रहे हैं कि ये टेम्परेरी है। तो दैट्स व्हाई सौमित्रा, माय व्यू इज दैट ये ग्राउंड पे अभी इसका फर्क नहीं है। और लोग अभी भी तेजी से घर खरीद रहे हैं। होम प्राइजेस में रिमेंबर फर्क नहीं आया है। एक हाउस पे पहले 20 लोग बिड करते थे, अब 15 बिड कर रहे हैं, लेकिन प्राइजेस में अभी भी फॉल नहीं आया है। तो वो हमें अभी, और ये स्टिकी होता है। दैट्स व्हाई देखिए इन्फ्लेशन यूएस में 40 साल के बाद आया है, और कोई समस्या जो 40 साल तक एक जनरेशन ने देखी ही नहीं है, तो दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू इट। और इवन इकोनॉमी को भी पता नहीं है कि इसमें कैसे रिएक्ट करे। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, मुझे लगता है ऐसा। आई एम हैप्पी टू बी रॉन्ग, लेकिन तभी मैं डिफेंसिवली पोजीशन हूं पोर्टफोलियो में, और 60% अभी तक मैंने कैश मेंटेन किया हुआ है अपने फंड्स में।
बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर बोली कि थोड़ा सा पेन और बाकी है अभी। एक पूरी जनरेशन है जिसने ये सिचुएशन देखी नहीं है, और अब ये पहली बार उनके सामने इतनी इन्फ्लेशन क्या होता है आखिर, ये एक बॉटल में से जीनी जैसे निकल आया है। कुछ इस तरह की चिंताएं हैं और अब कैसे डील उनसे करना है वो कर रहे हैं। फेड के हाथ बंधे हुए हैं, उनके पास लिमिटेड एक्शन पॉइंट्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। देखना होगा कि कैसे ये पूरी सिचुएशन पैन आउट होती है। लेकिन आज की खबर ये है कि इन्फ्लेशन जो है उसमें हमने कुछ कमी आते हुए देखी है। 40 ईयर हाई जो 9% पे था, 9.1 पे वो 8.5% आया है। शेयर मार्केट के लिहाज से अच्छी खबर है क्योंकि यूएस मार्केट तो अच्छा एक्शन दिखाई रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि कल भारतीय बाजार भी अच्छा एक्शन इस पे दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरा एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पर, जिस तरह से यूएस में सिचुएशन बनी हुई है उसका क्या इम्पैक्ट है और आने वाले समय में इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। चलिए बात करेंगे, लेकिन आज के बाजार की, भारतीय बाजार की बात करते हैं। और वहाँ हमने देखा कि ये जो आंकड़ा आज शाम को आया, उससे पहले दिन भर जब भारतीय बाजार आज कारोबार कर रहे थे, एक बहुत सतर्क सा रुख दिखाई दे रहा था। वहाँ पर काफ़ी उतार चढ़ाव रहा और अंत में निफ्टी जो है महज 10 पॉइंट जो है चढ़कर बंद हुआ 17,535 पर। दिन भर और क्या क्या एक्शन हुआ बाजार में, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। बिल्कुल शुक्रिया। देखिए आज बाजार में एक टाइट रेंज में, नैरो रेंज में कारोबार हुआ है और लेकिन आप एक्शन देखेंगे तो बहुत एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिख रहा है। और इनफैक्ट सिर्फ उन स्टॉक्स में नहीं जो अर्निंग्स अच्छी आई हैं, उनसे जुड़े हुए पूरे सेक्टर में आपको एक अच्छा रब ऑफ इफेक्ट दिख रहा है। पहले इस वक्त आज निफ्टी गेनर्स की बात कर लेते हैं कि गेनर्स कहाँ देखने को मिला। आपको जो सेक्टर गेनर्स थे वो मेटल और कमोडिटीज में क्लियरली दिख रहे थे और लूजर सेक्टर्स जो थे वो आईटी और रियलिटी में दिखे। अगर निफ्टी के गेनर्स की हम बात करें, हिंडाल्को नंबर इंपैक्ट, यहाँ पर आप तेजी देखें। कोल इंडिया, यूपीएल अच्छा खासा डेंट झेल चुका है, पिछले पूरे हफ्ते परफॉर्म नहीं हुआ और आप थोड़ा रीबाउंस वहां से दिख रहा है। टाटा स्टील तो ये पहले टॉप गेनर्स हैं। लूजर्स की आप बात करें तो उसमें आपको आईटी पैक के काउंटर्स क्लियरली दिखाई देंगे। बजाज फाइनेंस खेरा की टॉप लूजर रहा, लेकिन उसके बाद आप विप्रो, एचसीएल और लेटर इन द लिस्ट आपको इन्फोसिस जैसे काउंटर भी दिखेंगे। तो आईटी पैक ने आज क्लियरली बाजार को ड्रैग करने की कोशिश की। पॉकेट्स कौन सी थी जहां से अच्छी स्ट्रेंथ आज देखने को मिल रही थी और बेसिस द नंबर्स थे। मिड कैप स्पेस की यहाँ इनफैक्ट बात करनी होगी क्योंकि वहां से बड़े गेनर्स निकल कर आए जो एफएनओ में भी थे और पूरे आपको स्पेस में वाइब्रेंस, पूरे सेक्टर वाइज भी वाइब्रेंस देखने को मिली। टाटा केमिकल्स नंबर्स अच्छे आए, आप पूरा केमिकल, एग्रो, ये सारा स्पेस देखेंगे, इसमें आज एक अच्छा मोमेंटम था। सीयूबी के नंबर्स अच्छे आए, आप वहां देखेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस बहुत ही वॉलेटाइल ट्रेड रहे, आज दोनों तरह के मूव्स दिखाई दिए बैंकिंग फाइनेंस में। लास्ट चार में आपको थोड़े बहुत इरोड भी हुए हैं गेन्स। हिंडाल्को यहाँ पर नंबर्स आए, इम्पैक्ट आपको क्लियरली देखने को मिला। तो जो सेक्टर्स आपको क्लियरली आज दिख रहे थे उसमें आपको फर्टिलाइजर काउंटर दिख रहा था, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी काउंटर्स हैं वहाँ पर अच्छी वाइब्रेंस थी और कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स, कास्टिंग एंड फोर्जिंग में आपको एआई इंजीनियरिंग वहाँ अच्छी तेजी देखने को ली। पेपर स्टॉक्स में जेके पेपर, सो अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत देखने को मिला मिड कैप से, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ गुड नंबर्स, या नंबर्स आने के बाद, रिपोर्ट होने के बाद, या फिर अच्छे नंबर्स के एंटिसिपेशन में। ये क्लियरली आज के दिन में एक्शन देखने को मिला। बड़ी नज़र जो है वो यूएस से आए सीपीआई नंबर्स पर आज होगी, जिस पर बाजार कल रिएक्ट करेगा थर्सडे को। करेक्ट। और दिन भर हमने बाजार के कई एक्सपर्ट से बातचीत भी की। गोल्डीलॉक प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि बाजार में यहां से 400 से 500 पॉइंट्स की गिरावट संभव है। उनके मुताबिक ऑटो, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी शेयरों में निवेश के बेहतर मौके हैं। 6 हफ्ते पहले जब बाजार 15,200-400 के लेवल पे था तो ब्रेड स्टडीज ने हमें कहा था कि ये थोड़ा सा ओवरडन हो रहा है और यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, और हमने उस व्यू के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट पोजीशंस और ट्रेडिंग पोजीशंस रेकमेंड किया था। उसके बाद वहां से ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट की रैली आ चुकी है और अगर आज के लेवल्स पे देखें तो वही सेम ब्रेड स्टडीज एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो चुका है। अगर आप पिछले 5 साल 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जनरली इस लेवल से थोड़ी बहुत करेक्शन या पुल बैक आती है। तो जब इन्वायरमेंट थोड़ा सा पेसिमिस्टिक था तो हम काफी ऑप्टिमिस्टिक थे और हमने कहा कि नहीं, आप डरिए मत। और यहाँ पर अब जब लोग थोड़ा सा ग्रीडी हो रहे हैं इस लेवल्स पे 17,500 के आसपास, तो टू बी ऑनेस्ट हम थोड़ा सा कॉशियस हो गए हैं क्योंकि रैली थोड़ी सी ओवरडन है, मार्केट ओवरबॉट है। हमारा वर्किंग टारगेट 17,700 से 750 का था, जो यहाँ से सिर्फ 200 पॉइंट दूर है। हो सकता है कि ये 200-250 पॉइंट और तेजी हो सके, बट ओवरऑल बेसिस पर अगर आप देखें तो ट्रेडिंग पोजीशंस में थोड़ी सी कॉशन यहाँ पर बनती है क्योंकि मार्केट
ओवरबॉट है ब्रेथ स्टडीज पे और नॉर्मल अपने टेक्निकल स्टडीज पे। बट अगर आप मीडियम टर्म के हिसाब से देखें तो ट्रेंड अभी भी सॉलिड है। इवेंचुअली मार्केट 17,750 के ऊपर ब्रेकआउट देनी चाहिए, हो सकता है एक पुल बैक के बाद। और अब एक ऐसा माहौल आ गया मार्केट में जहां आपको स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक रहना है। इंडियन होटल्स ने जून तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। नतीजों पर हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने कंपनी के एमडी और सीईओ पुनीत चटवाल से खास बातचीत की। बातचीत में पुनीत चटवाल ने कहा कि शानदार स्ट्रैटेजी से बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए, एक वक्त था जब होटल बनाए थे, वो आगे भी बनाएंगे। जब कोई बहुत स्ट्रेटेजिक कंपेलिंग केस होगा तो ज़रूर बनाएंगे। अब वो खुद बनाएं या किसी ग्रुप कंपनी के साथ मिल के बनाएं या किसी और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है GIC उनके साथ बनाएं, दैट विल टेक अ कॉल डिपेंडिंग कौन सी अपॉर्चुनिटी आती है। तो एनीवेज, जो मैं आपको बता रहा था, जैसे ये हमने बिजनेस मॉडल चेंज किया, हमने डेट बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो हमने जो गाइडेंस दिया 0 डेट। तो एंड द फोकस जो हमारा रहेगा मैनेजमेंट का वो होगा कैश रिजर्व बनाने के लिए, ताकि कल को दोबारा कोई ऐसे कोविड जैसा कोई भी ब्लैक स्वॉन इवेंट आता है तो हमें और डेट ना लेना पड़े। और दैट इज़ व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एंड दैट इज़ आवर क्लियर फोकस। एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लीडिंग प्लेयर रहें in building, in signing contracts, in opening hotels, and you know we have covered a lot of ground. इतना तो ये किसी ने सोचा नहीं था। हमारी कंपनी 120 साल पुरानी है, तो पहले 120 होटल में 115 साल लगे और आने वाले 120 में 5 साल भी नहीं लगे। तो दैट इज़ द थिंग दैट इफ़ यू फोकस ऑन ऑल ब्रांड्स, पूरा ब्रांड्सकेप पे आप फोकस करें और सारे बिजनेसेस पे आप फोकस करें तो ग्रोथ अपने आप हो जाती है। आपने एक एनालिस्ट डे में गाइडेंस दी थी नंबर ऑफ होटल्स मार्जिन्स को लेकर के, तो वो एक एक्सटर्नल गाइडेंस थी, मगर इंटरनली विच इज़ द नंबर विच यू आर चेजिंग, प्रॉफिट, मार्केट कैप, मार्जिन, वो आपका नंबर क्या है? हमने दिया था हम उसी को चेज कर रहे हैं और हम कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो हमने कहा है उससे बेटर परफॉर्मेंस दें। बिकॉज सिंपल सी एक फिलॉसफी होनी चाहिए लाइफ में, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, बट डोंट ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर। अप टिल नाउ वी हैव बीन लकी, जो भी हमने एस्पिरेशन 2022 में कहा या जो अब हमने आह्वान विच मीन्स कॉल टू एक्शन जो कहा, अभी तक हम उसके दायरे में हैं और जो भी हमने फ्रेमवर्क दिया है उसी की तरफ हम आस्ते आस्ते बढ़ते जा रहे हैं। हमारे ऑलमोस्ट 100 आमास होने वाले हैं होम स्टे में। 2 साल के अंदर हमारे 100 क्यूमिन QSR हो जाएंगे। 25 सिटीज़ से हम होम डिलीवरी करेंगे। हमारे 125 जिंजर की गाइडेंस है। 100+ ताज होटल, वन ऑफ द रेयर लग्जरी ब्रांड इन द वर्ल्ड जिसके 100 से ज़्यादा होटल हैं। सो एंड 300 होटल्स प्लस इन द टोटल पोर्टफोलियो। तो एक आखिरी सवाल, होटल इंडस्ट्री की अगर हम हिस्ट्री देखें तो होटल इंडस्ट्री के अंदर 2 साल अच्छे आते हैं, 3 साल ख़राब आते हैं, कभी 3 साल अच्छे आते हैं, 2 साल ख़राब आते हैं, सिक्लिकलिटी आती है। जब इंडस्ट्री अच्छी चलती है, काफ़ी लोग एक्सपेंड करते हैं, फिर इकोनॉमी में समस्या आती है। क्या आपको लगता है कोविड के बाद इस सेक्टर को, जैसे IT में डिजिटाइजेशन का जो बिज़नेस है अचानक बढ़ गया, हॉस्पिटल्स की नीड अचानक बढ़ गई, क्या आपको लगता है कि होटल इंडस्ट्री और स्पेशली ताज अब एक सिक्लिकल बिजनेस नहीं रहेगा, अब एक ग्रोथ बिजनेस रहेगा, कंज्यूमर टाइप कंपनी हो जाएगी? थोड़ा कंज्यूमर टाइप कंपनी तो ऑलरेडी है और थोड़ी सी सिक्लिकलिटी तो रहेगी। मैनेजमेंट का काम होना चाहिए कि जितना भी हो सके साइकिल को बढ़ा दो, स्ट्रेच कर दो और ऐसे बिजनेसेस ऐड कर दो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो न्यू एज बिजनेसेस हो, चाहे वो हाई मार्जिन लो फिक्स कॉस्ट बिजनेसेस हो, जैसे जिंजर, आमा, क्यूमिन आपको बताया। तो उससे क्या होता है कि आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस पे जो इम्पैक्ट पड़ता था उसको आप हेज कर सकते हैं, उसको आप डाइल्यूट कर सकते हैं ताकि वैसा वक्त दोबारा ना देखना पड़े। चलिए चटवाल साहब, आज़ादी का महोत्सव है 75 साल का, तो मैं रैप करने से पहले दर्शकों को बताऊंगा हम ताजमहल होटल में हैं, जो इंडिया का एक आइकॉनिक होटल है और एक हिस्ट्री, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव मना रहे हैं, यह है कि लॉर्ड माउंटबैटन ने यहाँ पर अपनी आखिरी स्पीच दी थी और जो स्पीच थी शायद मेरे पीछे एक जगह वहाँ पर दी थी। तो इस होटल का जो इम्पोर्टेंस है इंडिया की हिस्ट्री में हमेशा रहा है। और मैं दर्शकों को ये भी याद दिलाना चाहूँ कि जो मुंबई के आतंकवादी
जो हमला हुआ था वह भी इसी होटल में हुआ था, मगर इस होटल, इस ब्रांड, इस कंपनी की जो स्पिरिट है वही शायद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और शेयर होल्डर्स को इस समय खुश होना चाहिए बिकॉज शेयर ऑल टाइम हाई पर। फ्रॉड लोन और डिजिटल लोन से जुड़े बढ़ते साइबर क्राइम के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने ज़रूरी फ्रेमवर्क पेश किया है। अब लोन डिसबर्सल और रीपेमेंट किसी थर्ड पार्टी या पूल अकाउंट के जरिए नहीं बल्कि लेनदार के बैंक खाते से ही होगा। वहीं डिजिटल लोन की जानकारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को देना ज़रूरी होगी। ये जानकारी एक स्टैंडर्डाइज्ड की फैक्ट स्टेटमेंट में बतानी होगी। कर्जदार को ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट ही देना होगा। इसके साथ ही वो डिजिटल लोन को लेकर लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। आरबीआई ने ये व्यवस्था भी दी है कि लोन देने वाली कंपनियां बिना ग्राहक की सहमति या अपने आप ही क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ा सकती। अगर आप हवाई सफ़र करते हैं तो आपकी जेब ढीली होने वाली है। डीजीसीए ने हवाई सफ़र पर लगे कैप को हटाने का फैसला किया है। कोविड की वजह से सरकार ने टिकट प्राइस की लिमिट तय की थी, लेकिन अब सरकार के नए फैसले से 31 अगस्त के बाद कंपनियां टिकटों के दाम खुद तय कर सकेंगी। एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस फैसले पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि एटीएफ की बढ़ती कीमतें और डिमांड की एनालिसिस के बाद ये फैसला लिया गया है। पूरी खबर दे रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। हवाई किरायों को लेकर के सरकार का बड़ा फैसला। 31 अगस्त से जो एयरफेयर बैंड लागू है वो लागू नहीं रहेगा और इसका यह भी मतलब है कि 31 अगस्त से एयरलाइंस हवाई किरायों को तय करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगी। यानी कि अब तक जो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट हवाई किरायों को लेकर के लागू थी वो लिमिट हट जाएगी और एयरलाइन मार्केट फोर्सेस के मुताबिक अपने हवाई किराए तय करने के लिए स्वतंत्र होंगी। अभी तक स्थिति ये थी, सितंबर 2021 में डीजीसीए यानी कि एविएशन रेगुलेटर ने एक आदेश जारी किया था। उसके मुताबिक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से अगले 15 दिनों के लिए जो एयरलाइंस हैं वो हवाई किराए एक मिनिमम लिमिट और एक मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। एक लिमिट तय कर दी गई थी और उसके पीछे ये रखा गया था कि कोविड के बाद में कम से कम यात्रियों को राहत मिले, उनसे ज्यादा मुनाफाखोरी या ज्यादा पैसा न वसूला जाए। लेकिन फिलहाल स्थिति बदली हुई है। लगातार जो एटीएफ हवाई ईंधन है उसके दाम रिकॉर्ड हाई स्तर तक पहुंच चुके हैं, जिसके चलते एयरलाइंस काफी मुश्किलों का सामना करनी है। ऑपरेशनल कॉस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। एयरलाइंस के फाइनेंशियल बुक्स पे दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। यही वजह है कि एयरलाइंस लगातार सरकार से गुहार लगा रही थी कि फौरी तौर पे कोई कदम उठाया जाए ताकि उनको कुछ राहत मिल सके। उसी दिशा में माना जा रहा है कि सरकार ने यह बड़ा फैसला उठाया है कि एयरफेयर बैंड जो लागू था उसको 31 अगस्त से हटा दिया जाएगा। इसका एक मतलब यह जरूर निकाला जा सकता है कि एयरलाइंस चाहे तो वो बहुत ज्यादा या अधिक किराया वसूल सकती हैं, लेकिन ऐसा होने की बहुत ज्यादा उम्मीद इसलिए भी नहीं है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन तगड़ा है। डोमेस्टिकली हम देखें तो कई एयरलाइंस हैं, आकाशा, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर, तो ये तमाम एयरलाइंस है जिसके चलते हवाई किराए अगर बढ़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा भी नहीं होंगे, लेकिन कंपटीशन रहने के चलते वो काफी एक दूसरे के आसपास ही किराए रह सकते हैं। लेकिन एयरलाइंस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, जो पूरा सिचुएशन बन रहा है एविएशन में, उसको देखते हुए डीजीसीए ने एयरफेयर बैंड हटा दिया है जो कि 31 अगस्त से लागू हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि वित्त मंत्रालय की कैपेक्स फ्रंट लोड की योजना नहीं है। इस खबर की और डिटेल के साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मेघना मित्तल। जी, इस साल का केपेक्स जैसा कि हम जानते हैं कि रिकॉर्ड हाई है 7.5 लाख करोड़ और Q1 में हमने 23.4% गवर्नमेंट ने स्पेंड कर लिया है। तो जो अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि ये जो केपेक्स है फाइनेंस मिनिस्ट्री इस साल फ्रंट लोड करने का नहीं टारगेट कर रही है। याद रखिए कि लास्ट ईयर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने खुद ये मिनिस्ट्रीज से कहा था कि केपेक्स फ्रंट लोड करिए ताकि रिकवरी जो है पैंडेमिक के बाद जल्दी हो सके। लेकिन इस साल क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इसी के चलते फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो फ्रंट लोड नहीं किया जाएगा और H1 में 50% तक क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर स्प्रेड करने का जो टारगेट है ताकि पूरे साल इवनली स्प्रेड आउट हो के कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये भी याद रखिए जो रिसेंटली जो MPC मीटिंग हुई थी उसमें RBI गवर्नर ने ये मेंशन किया था कि जो इन्फ्लेशन है वो पीक हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कंसर्न है क्योंकि वो जो 6% हमारा जो टॉप बैंड लिमिट है उससे भी ऊपर इन्फ्लेशन कंटिन्यू कर रहा है। इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रंट लोड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सूत्र बता रहे हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कट नहीं किया जाएगा फिस्कल डेफिसिट या इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के चलते। इसको पूरा 100% यूटिलाइज करने का टारगेट फाइनेंस मिनिस्ट्री फिर भी बनाए हुए है।
और अब बात ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर लगी मुहर की। हमने आपको 29 जुलाई को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए घरेलू गैस सप्लाई बढ़ाने के फैसले को लेकर खबर दिखाई थी। पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश में इस खबर पर मुहर लग गई है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में गैस की डिमांड बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके तहत पहली तिमाही में 85% के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 में एलोकेशन को बढ़ाकर 94% करने का फैसला किया गया है। इस खबर की पूरी डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लगी है। दरअसल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने डिमांड में बढ़ोतरी को देखते हुए ये फैसला लिया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं उनके लिए एपीएम गैस, यानी कि आसान भाषा में आप इसे सब्सिडाइज डोमेस्टिक गैस कह लीजिए, उसके लोकेशन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। सरकार ने जो निर्देश जारी किया है उसके हिसाब से चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए जो गैस एलोकेशन है उसको बढ़ाकर 94% कर दिया जाएगा, जो कि पहली तिमाही में 85% था। इस निर्देश के हिसाब से दूसरी तिमाही में जो गैस की सप्लाई है उसको बढ़ाकर 22.1 MMSCMD कर दिया जाएगा, जो कि पहली तिमाही में 20.1 MMSCMD था। तो जाहिर तौर पे ऐसे समय में जब ग्लोबल मार्केट में गैस की कीमतें बढ़ी हैं और सप्लाई की भी दिक्कतें हैं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को राहत मिलने जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश के हिसाब से इससे ज्यादा अगर गैस की जरूरत पड़ती है तो बाकी की रिक्वायरमेंट जो है कंपनियां ओपन मार्केट से पूरा करेंगी। हमने अपने दर्शकों को बताया था कि गैस की डिमांड में बढ़ोतरी के बाद सीजीडी ने पेट्रोलियम मंत्रालय से गुजारिश की थी कि उन्हें ज्यादा एलोकेशन गैस का किया जाए, एलोकेशन में बढ़ोतरी की जाए, और इसके बाद पेट्रोलियम मंत्रालय तमाम ऐसे विकल्प तलाश रही थी कि कौन से ऐसे सोर्स हो सकते हैं डोमेस्टिक सोर्स जहां पर गैस की कटौती की जाए और सीजीडी को जो सप्लाई है उसमें बढ़ोतरी की जाए। अब यह फैसला ले लिया गया है। महंगाई के विरोध में कांग्रेस के ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया है। विपक्ष को घेरते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं और निराशा में डूबे हुए हैं, लेकिन जनता इनके झूठ पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसे में हताशा में अब ये लोग काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पानीपत में करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से बने एथेनॉल प्लांट के वर्चुअली उद्घाटन करने के मौके पर यह बात कही। पीएम मुफ्त की रेवड़ी कल्चर पर भी जमकर बरसे। साथियों, अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घोषणाएं करने वाले कभी नई टेक्नोलॉजी पर निवेश नहीं करेंगे। वो किसान से झूठे वायदे करेंगे, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए इथेनॉल जैसे प्लांट कभी नहीं लगाएंगे। वो बढ़ते प्रदूषण पर हवाई बातें करते रहेंगे, लेकिन इसको रोकने के लिए जो कुछ करना होगा उससे दूर भागेंगे। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का, इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है। ऐसे लोगों की मानसिकता देश को भी समझना जरूरी है। हम जानते हैं कभी कभी कोई मरीज अपनी लंबी बीमारी के इलाज से थक जाता है, निराश हो जाता है। अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेने के बावजूद जब उसे लाभ नहीं होता तो वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो झाड़ फूंक कराने लगता है, टोने टोटके पर, काले जादू पर
विश्वास करने लगता है। ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं। झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। और अब वक्त हो गया है आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर ET Now स्वदेश की खास कवरेज का। भारत आज़ादी के 75 साल बाद दुनिया की तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर कर सामने आया है। इकोनॉमी के मोर्चे पर पूरी दुनिया भारत का लोहा मानने लगी है, लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं रहा। कई बार दुनिया को ऐसा लगा कि अब भारत आर्थिक तौर पर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमने हर बार गिरकर उठना सीखा, अपनी गलतियों से सबक सीखा और फिर फर्राटा रफ्तार से आगे चल पड़े। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एक नज़र हमारी इसी कालजयी यात्रा पर। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ ऐसा ही हुआ था भारत की अर्थव्यवस्था के साथ। क्या किया जाए जब आपकी GDP 3% और जनसंख्या 13% की रफ्तार से बढ़ रही हो? क्या किया जाए जब 88% नागरिकों को पढ़ना लिखना नहीं आता है? क्या किया जाए जब लोगों की औसत आयु केवल 32 साल हो? और क्या किया जाए जब सैकड़ों साल बाद विदेशी शासन से आजादी मिली हो और सीने पर बंटवारे का जख्म लिए लाखों लोग कैंपों में पड़े हों? ना जाने कितने सवाल थे जो 1947 में तैर रहे थे, लेकिन 75 साल की तस्वीर इन तमाम सवालों का जवाब दे रही है। 75 साल बाद भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अब से 10 साल बाद से भी कम समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। आज देश में 4 से 3 भारतीय अब पढ़े लिखे हैं। औसत आयु 1947 में 32 साल थी, वो अब 70 साल तक पहुंच गई है। लेकिन ये भारत रातों रात नहीं बदला। 1950 में भारत ने योजना आयोग की स्थापना कर पहली पंचवर्षीय योजना लागू कर दी, जिसका मकसद साफ था, कृषि क्षेत्र को मजबूती देना, खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना और खेती के लिए सिंचाई पर जोर देना। भारत की सोच साफ थी, पहले कृषि क्षेत्र में जान फूंकना था और फिर उद्योगों को मजबूत करना। इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर फोकस रखा गया, जिसमें आधारभूत और भारी उद्योगों को बढ़ाने की रूपरेखा तैयार की गई। सब ठीक ही चल रहा था, भारत अपने पांव पर खड़ा हो रहा था। तभी 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ा, जिसका असर ये था कि देश में खाने की कमी हो गई और महंगाई भी बेतहाशा बढ़ने लगी। भारत की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी थी और इस डगमगाती इकोनॉमी को संभालने के लिए जल्द ही ठोस तरीके निकालने थे। और इसी वक्त MS स्वामीनाथन ने खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति के बीज बोए। गेहूं की नई किस्में पेश की गई, खाद और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया। ये कोशिश रंग लाने लगी और 25 साल से भी कम वक्त में भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। इसके क्रांति के बाद देश में एक और क्रांति आई,
श्वेत क्रांति, जब सरकार ने दूध पर अपनी नजरें गड़ा दी, वर्गीज कुरियन को शामिल कर लिया। 2 दशकों के भीतर भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया और आज ये वैश्विक दूध उत्पादन का 22% से अधिक का हिस्सा है। लेकिन देश की तरक्की की रफ्तार को एक बार फिर से ब्रेक लग गया जब 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। 21 महीने के आपातकाल के बाद आई मोरारजी देसाई की सरकार, जिसने जनवरी 1978 में काले धन को खत्म करने के इरादे से 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया। लेकिन ये कदम कारगर साबित नहीं हुआ। इसके बाद भारत में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लाया गया, जिसमें विदेशी कंपनियों के भारत में हिस्सेदारी को 40% तक कम करने को कहा गया, जिसके बाद IBM और कोका कोला ने बाहर निकलने का फैसला कर लिया। आगे चलकर इसका फायदा भारतीय IT सेक्टर को मिला। विप्रो, SCL और TCS जैसी कंपनियों ने कभी पीछे मुड़कर इसके बाद नहीं देखा और यही वजह है कि आज भारत का IT क्षेत्र अब दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होकर देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है। भारत की तरक्की में एक और बड़ा मौका आया 1983 में, जब पहली बार गुड़गांव कारखाने से पहली मारुति कार निकली और मेड इन इंडिया इस कार ने कमाल कर दिया और एक तरह से ऑटो सेक्टर में क्रांति ला दी। इसके बाद साल 1984 में 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी के एक फैसले ने भारत की दिशा बदल दी, जब उन्होंने भारत की दूरसंचार क्रांति को तेजी से ट्रैक करने के लिए टेलीमैटिक्स के विकास केंद्र की स्थापना की। और आज तस्वीर दुनिया के सामने है। 40 साल से भी कम समय के बाद भारत ने 5G तकनीक पेश की है, लेकिन इस राह में धक्के भी कम नहीं लगे। 1990 में देश को एक और आर्थिक झटका लगा, जब भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, जब विदेशी भंडार लगभग शून्य हो गया था, जब देश का कर्ज बढ़ता जा रहा था, जब देश को सारा सोना गिरवी रखना पड़ा, जब भारत कंगाल होने की कगार पर पहुंच गया था, तब देश ने लिया सबसे बड़ा जोखिम। तारीख थी 24 जुलाई 1991। प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोनों की जोड़ी ने एक ऐसा बजट पेश किया जिसने भारत में एक नई और खुली इकोनॉमी की नींव रखी। इसी के साथ शुरू हुआ उदारीकरण का दौर, खत्म हुआ लाइसेंस परमिट राज और शुरू की गई कई विनिवेश योजनाएं। आयात निर्यात नीति में बदलाव किया गया। निजी पूंजी और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकारी निवेश और हस्तक्षेप करने जैसे बड़े फैसले लिए गए। लेकिन इन फैसलों में सबसे अहम था खुले मार्केट को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश का फैसला। देश ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया था, तब RBI ने रुपए की कीमत गिराने का बड़ा फैसला लिया और सरकार ने पैसा जुटाने के लिए सोने की होल्डिंग गिरवी रखी और यही दम तोड़ दी। अर्थव्यवस्था में नई जान आ गई और पैसे से पैसा बनने लगा। बजट में आर्थिक सुधारों की जो गंगा बही वो अब भी बदस्तूर जारी है। इसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी एक विशाल जनादेश के साथ सत्ता में आए और उन्होंने भी कई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, गरीबों को बैंकों से जोड़ा, देश के डिजिटलीकरण के लिए कई काम किए और सुधारों की ये प्रक्रिया अभी भी जारी है, क्योंकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं और मंजिल अभी दूर है। ET नाउ स्वदेश। मुंबई में जब भी बड़े मियाँ का नाम सुनने को मिलता है तो मुंह में पानी आना लाजमी है, और आए भी क्यों ना जनाब, यहाँ का कबाब है ही इतना लाजवाब, जिसमें 7 दशकों पुराना जायका जो है। कभी 20 रुपए की इन्वेस्टमेंट से इस काउंटर की शुरुआत हुई थी, जिसने सालों तक मुंबईकरों के साथ साथ देश भर के लोगों के दिलों पर राज किया और आज भी कर रहा है। तो आज़ादी के 75 साल के मौके पर हम आज आपको ले चलते हैं कोलाबा की उन गलियों में, जहाँ उन 75 सालों में लोग बदले, सड़कें बदली, हालात बदले, लेकिन बड़े मियाँ के कबाब का स्वाद आज भी वही है, दशकों पुराना।
स्टोर की ग्रोथ स्टोरी और जो लेगेसी है वो उतनी ही पुरानी है जितनी भारत की आज़ादी के साल हो चुके हैं। हम हैं बड़ी मियाँ अभी मुंबई के कुलाबा के इलाके में। सन 1946 में मोहम्मद यासीन ने इसी जगह पर, कुलाबा के इसी जगह पर एक मेकशिफ्ट काउंटर के तौर पर अपना काउंटर शुरू किया था, कबाब काउंटर। और अब दिन में हज़ारों लोग, कई लोग इन्हीं स्पॉट्स पर इन्हीं के पुराने मैरिनेशन टेक्निक्स का मज़ा उठाते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। लेकिन जिस तरह से मुंबई की शक्ल सूरत बदली, देश की शक्ल सूरत बदली है, उसी तरह इस स्टोर्स की भी ग्रोथ हासिल की है। अलग अलग जगह पे मुंबई में अब इनके स्टोर्स हैं और अभी भी वो अपनी पुरानी टेक्निक्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ इनकी ग्रोथ स्टोरी कैसे बुनी हुई है एक साथ, चलिए जानते हैं। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब खाना भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें ज़रूरी हैं कि किस तरह से अब तक की जर्नी रही है स्टोर की। लोगों के ज़ुबान पे स्वाद तो चढ़ा हुआ है ही पहले से, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि 7.5 दशक हो चुके हैं स्टोर्स को शुरू हुए, लोगों में इनकी अपनी पहचान बनाए हुए, तब से अब तक कितना कुछ बदला, कैसे शुरू हुआ और अब जो मेरी प्लेट में पड़ा है वो कितना अलग है जो तब सब हुआ करता था। बड़े मियाँ जो है बहुत ही छोटी सिगड़ी से स्टार्ट हुआ और बड़े मियाँ साहब को उनके गुरुजी, हम पीर साहब कहते हैं, उन्होंने एडवाइस किया था कि आप कुलाबा में वहाँ पर फला जगह जो है आप वहाँ बैठ के स्टार्ट कीजिए आपका। और उन्होंने उनकी बात मानी। उनको गोश्त, मीट की पहचान थी, उन्होंने उधर कब बैठ के कबाब्स बनाए। और उनके पीर साहब का जो एडवाइस था कि आप बेस्ट बनाओ और बेस्ट खाओ, तो उन्होंने वही किया। पर पीर साहब ने कभी ये नहीं बोला था कि मतलब सेल करो। तो वहाँ से छोटी सी सिगड़ी से स्टार्ट हुआ। जो लोग आ रहे जा रहे थे, उन्होंने वो खुशबू ली, वो खाना देखा कि सामने बन रहा है, तो उन्होंने उनके साथ भी शेयर किया। पीर साहब ने पूछा कैसा चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि अच्छा चल रहा है और मैं खा रहा हूँ जैसा आपने बताया। तो और बोले इतना अच्छा चल रहा है कि जो लोग आ रहे जा रहे हैं उनसे भी मैं शेयर कर रहा हूँ। बोले तो फिर वहाँ से जो है बिज़नेस स्टार्ट किया। उन्होंने डायरेक्ट किया कि अब उन लोगों को आप जो है बेचना स्टार्ट कीजिए। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, इवॉल्व हुआ, जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई, लोगों के फीडबैक के थ्रू, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स के थ्रू जो है हमने जो रियलाइज़ किया, उस हिसाब से बिज़नेस हमारा ग्रो हुआ, चेंज हुआ और सर्विसेज आ गई लोगों के लिए। खाना वही है, मसाले वही है। कि जब से आपने संभाला है यहाँ पे, तब से सबसे बड़ा इवेंट कोविड ही रहा होगा, जो आप लोगों को एक बड़ी चुनौती के तौर पे आप लोगों को कवर करना पड़ा होगा। उस वाले मुश्किलात के समय में आप लोगों ने कैसे ओवरकम किया? कितना चैलेंजिंग था वो वाला पीरियड आप लोगों के लिए? चैलेंजिंग डेफिनेटली था। इतना बड़ा स्टाफ, और स्टाफ क्या कहेंगे, वो अब हमारी फैमिली है, तो पर उनको साथ में लेके चलना और अचानक से सब कुछ स्टॉप हो जाना, फिर वो हमारे स्टाफ ने और हमने भी जो है देखा, जो लेबर माइग्रेशन हो रहा था उस वक्त बहुत ही टफ टाइम था, हमने उसमें उनको हेल्प किया। और हमने पूरे कोविड टाइम में हमारा जितने भी हमारे स्टाफ है, जो हमारे किचन में काम करते, सर्विस में काम करते, जो हमारे रनर बॉयज़ है, किसी एक को भी हमने ले ऑफ नहीं किया। आगे का क्या प्लान करते हैं, कैसे आगे को देखते हैं? नहीं, आगे क्लाइंट और कस्टमर फीडबैक के थ्रू पोस्ट कोविड हमने देखा कि लोग ट्रैवल ज़्यादा नहीं कर रहे, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहे, तो उस वजह से हमने अब रिसेंटली जो है हमारा एक आउटलेट बांद्रा में स्टार्ट किया है, ताकि जो लोग दूर से आ रहे थे उनको कन्वीनियंट हो। एक चीज़ जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ, वो है डेडिकेटेड, स्पेसिफिकली डेडिकेटेड डेजर्ट आउटलेट, जहाँ पे आपको बड़े मियाँ के जितने भी डेजर्ट्स हैं और ज़्यादा थोड़े और एडिशंस करके हमारे क्लाइंट्स फीडबैक के थ्रू, और उनको क्या पसंद है, सिर्फ एक डेजर्ट आउटलेट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक नया सेगमेंट है। तो हॉट टू कोल्ड सब कुछ हम लोग सर्व करना चाहते हैं। हॉट टू कोल्ड जो एक सेगमेंट है जो हम जो अभी एंटर कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए एंड लेट्स बिगिन। इस तरह के आइकॉनिक ब्रांड्स की ग्रोथ दिखाती है कि
किस तरह से कंज्यूमर बेस जो है इंडिया में वो लगातार बढ़ रहा है और वो नए ब्रांड्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के उभर के आ रहा है। हालांकि इस तरह के ब्रांड्स जो है वो पिछले 7 दशकों से अपना फ्लेवर, अपना नॉस्टैल्जिया कैरी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक जो नए भारत की तस्वीर उभर कर आई है पिछले 7 दशकों, 7.5 दशकों की चुनौतियों के साथ, मुश्किलों के साथ और साथ ही सफलता के साथ भी उस सफलता की कहानी इस तरह के आइकॉनिक ब्रांड्स दिखाते हैं। खुशबू तिवारी, इतना स्वदेश। एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि कोरोना के बाद छोटे शहरों के लोगों ने घर खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है और इस सपने को पूरा करने के लिए लोन लेना शुरू कर दिया है। पेश है इसी मुद्दे पर हमारा स्वदेश विशेष। अपना घर एक ऐसा सपना जो पूरा हो जाए तो जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल बन जाता है और खुशनुमा एहसास भी। लेकिन कुछ सालों पहले तक कई लोगों की जिंदगी गुजर जाती थी लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह जाता था। लेकिन कोरोना के बाद अचानक लोगों ने इस सपने की ओर दौड़ लगानी शुरू कर दी है। यही वजह है कि छोटे शहरों के लोगों ने घर के लिए लोन लेना शुरू कर दिया है। आखिर लोगों का ये कदम कितना सही है, कितना रिस्की है, क्या वजह है कि ऐसी अचानक से छोटे शहरों में खासकर महिलाओं में घर बनाने का जो जुनून है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी मुद्दे पर हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं इस खास रिपोर्ट के साथ। अब लोन लेना घर की बात है। छोटे शहरों में ये चलन बढ़ गया है। छोटे शहरों में कोरोना ने लोगों के कई ऐसे एहसास कराए कि लोगों ने अब अपना घर बनाने को अहमियत देनी शुरू कर दी है। खासकर टियर 2 और 3 शहर और कस्बों में ये डिमांड तेजी से बढ़ी है। इस साल फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने करीब 60 से 80% को होम लोन टियर 2 और टियर 3 शहरों को दिया है, जिनमें साउथ के छोटे शहरों में ज्यादा होम लोन की मांग बढ़ी है। उधर छोटे जिलों में होम लोन लेने वाली महिलाओं की संख्या में भी इजाफा काफी हुआ है। टियर 3 और टियर 4 में पहली बार 16% महिलाओं ने होम लोन लिया। कुछ जिलों में होम लोन लेने वाली महिलाओं का आंकड़ा 80% के भी पार निकल गया। कभी जहां होम लोन लेने वालों में बड़ा हिस्सा मेट्रो और टियर 1 और टियर 2 शहरों के लोगों का था, वही अब टियर 3 और टियर 4 यानी छोटे शहरों ने उनको पछाड़ दिया है। वहीं सरकार की स्वामी योजना भी इस डिमांड के लिए काफी असरदार रही। एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना के बाद आए हाइब्रिड वर्किंग मॉडल, एमएसएमई और छोटे कारोबार के बढ़ने के चलते लोगों को अपने घर की ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है और उस दौरान होम लोन की दरों में हुई बेहद कमी की वजह से लोगों का घर का सपना सस्ता हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल कर्ज में होम लोन की हिस्सेदारी मार्च 2020 में करीब 13% थी, जो जून 2022 में बढ़कर 14.5% तक पहुंच गई है। जबकि पर्सनल लोन और रिटेल लोन में भी घर कर्ज का हिस्सा 50% है। फिलहाल भारत का होम लोन बाजार 24 लाख करोड़ रुपए का है, जिसके अगले 5 साल में बढ़कर 2 गुना होने की उम्मीद है। वही हाल ही में आरबीआई ने दरों में 0.5% की बढ़ोतरी की है, जिसके चलते एक बार फिर से होम लोन लेना महंगा हो गया है, जिसका फिर से होम लोन में काफी असर पड़ सकता है। ईटी नाउ स्वदेश। तो छोटे मझोले शहरों में हम क्यों इस तरह से होम लोन की डिमांड बढ़ती हुई देख रहे हैं? यहाँ पर जहाँ पूरी दुनिया बात कर रही है महंगाई की, बढ़ते ब्याज दरों की, और सिलसिले में अगर भारत में होम लोन की डिमांड को लेकर जो इजाफा देखा जा रहा है ये कितना टिकाऊ है, इसके पीछे क्या वजह है, इसी पर हम विस्तार से बात करते हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ है rectifycredit.com की फाउंडर डायरेक्टर अपर्णा रामचंद्रा, भारतीय अर्बन और बेस्ट सेलिंग ऑथर और साथ ही भारतीय
भारती अर्बन के सीईओ रेसिडेंशियल अश्विंदर आर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं चीफ फाइनेंशियल प्लानर विश्वजीत पराशर। आप तीनों का स्वागत है इस पेशकश में। अश्विंदर जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि हम अगर वर्ल्ड लेवल पर समझना चाहें तो डेवलप नेशंस तो मंदी के कगार पे है, महंगाई उनको सता रही है। भारत में भी उसके चलते हमने देखा है कि लगातार ब्याज दरों का सिलसिला जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच ये तो एक एस्पेक्ट हुआ इस पूरी चर्चा का, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि डिमांड को लेकर हमारे देश में कोई धीमापन नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ख़ासतौर से अगर हम घरों की खरीदारी की डिमांड की बात करें तो यहाँ पर बड़े शहरों में तो अमूमन हमने देखा है कि डिमांड बढ़ती भी दिखाई दे रही है पिछले कुछ महीनों से लगातार। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें साफ तौर से कहा गया है टियर 2 टियर 3 में इस तरह की डिमांड ने ज़्यादा, अगर हम बड़े शहरों की तुलना में देखें तो ज़्यादा यहाँ पर पेस दिखाई दे रही है। क्या वाकई आपको लगता है कि ये जो वर्क कल्चर में बदलाव आया है, जो लोगों ने बड़े शहरों से छोड़कर लोग जो अपने अपने घर चले गए हैं और जो हाइब्रिड और वर्क फ्रॉम होम का कुछ जो नया कल्चर शुरू हुआ है के चलते घरों में छोटे और मझोले शहरों में खासतौर से घरों की डिमांड बढ़ी है, ये एक बड़ी वजह हो सकती है, अहम वजह हो सकती है? कविता, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ही कि जो भी, इसीलिए अगर आप देखें आपकी रिपोर्ट के अंदर दिखाया गया है कि साउथ के अंदर जो टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं वहां पर होम लोन की डिमांड भी ज्यादा बढ़ी है, चाहे वो महिलाएं हों जिन्होंने लिया है, क्योंकि साउथ इज अ टेक्नोलॉजी हब। और जितने लोग फॉर एग्जांपल बैंगलोर में काम करते थे, और ये जो वर्क फ्रॉम होम का हाइब्रिड मॉडल है जो रहेगा थोड़ी देर के लिए या फिर हमेशा के लिए रहेगा, तो काफी लोग हैं जो छोटे शहरों में चले गए, मैसूर में चले गए, मैंगलोर में चले गए, और इन्होंने जाकर वहां पर काम करना शुरू किया। तो इनकी सैलरीज कम नहीं हुई है, एक्चुअली इनके खर्चे कम हो गए हैं बिकॉज ये अपने होम टाउन में चले गए। होम टाउन में जाने से एक तो आईटी सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा बूम आया है जिसको ग्रेट रेजिग्नेशन बोलते हैं, तो सैलरीज में बहुत इंक्रीज आया है। उसके कारण सैलरीज इंक्रीज हो गई, खर्चे कम हो गए, ये लोग जो छोटे शहरों में चले गए इनके पास डिस्पोजेबल इनकम आ गई और इन्होंने फिर डिसाइड कर लिया कि अपना एक घर लेना चाहिए। दूसरी एक और भी रीजन है जो होम सेल्स के अंदर बढ़ोतरी आई है, जिसके कारण होम लोन इज अ फंक्शन ऑफ होम सेल्स। तो होम सेल्स के अंदर इसलिए भी आई है कि पिछले 8-10 साल में लोग होम घर नहीं खरीद रहे थे, लोग उसको शेयर्ड इकोनॉमी में जा रहे थे। देयर वर लॉट ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल्स जो आ गए थे, हॉस्टल्स के अंदर रह रहे थे, पीजीज के अंदर रह रहे थे। उसके कारण जो पेंट अप डिमांड थी, जो कंजम्पशन नहीं हो रही थी घरों की, अब वो होनी शुरू हो गई है पेंडेमिक के बाद। तो एक तो कंजम्पशन होनी शुरू हो गई, दूसरा घर की अहमियत हो गई जो आप लोगों ने बोला, बट बिकॉज वर्क फ्रॉम होम के कारण जो हाइब्रिड मॉडल आया और स्पेशली आईटी सेक्टर के अंदर सैलरीज इंक्रीज हुई हैं, तो जो आपका होम लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ा है वो इतना नहीं बढ़ा है जितनी सैलरीज बढ़ गई हैं, तो उसके अंदर कॉम्पनसेशन हुई है। इसीलिए टियर 2 टियर 3 के अंदर भी होम लोन की डिमांड बढ़ गई है। सो ये मल्टीपल रीजंस हैं जिसके कारण ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन इस ट्रेंड में एक और चीज़ अपर्णा जो कि बहुत क्लियरली हाईलाइट हो रही है वो है फ्रेश होम लोन खरीदार जो हैं, होम लोन टेकर्स जो हैं वो महिलाएं हैं। और ख़ासतौर से जो टॉप 20 डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रही हैं जहां पर सबसे ज़्यादा महिलाओं ने घर खरीदा है या जहां के लिए लोन लिया है, छत्तीसगढ़ की कुछ जगह है, गुजरात की कुछ जगह है, हरियाणा की भी कुछ जगह है जहाँ पर महिलाएँ जो हैं और उनका ये ज़िंदगी का पहला लोन है, लेकिन बढ़ चढ़ कर उन्होंने लोन लेना शुरू कर दिया है। ये बात भी रिपोर्ट में हाईलाइट की गई है। ये क्या ट्रेंड है और ये किस ओर इशारा कर रहा है अपर्णा? थैंक्स कविता। यहाँ पे दो चीजें मैं बताना चाहूंगी। ये जो पैंडेमिक के पीरियड में जो होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स कम हुए तब, एंड इवन अदरवाइज विमेन बोरोवर्स को देयर आर ऑलवेज एक्स्ट्रा फैसिलिटीज।